4 घंटे, 4 घंटे बच्चों को भूख लग रही थी, मैं इंतजार करती रही और तुम समझते हो मैं घर में पड़ी रहती हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम आज भी अनीता से मिलने गए थे ना? हाँ, रोज मिलने जाते हो। तुम समझते हो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे, सब पता है मुझे। तुम्हें कुछ और बताना। ये क्या है? उर्दू? निकाह नामा। मैंने इस्लाम कबूल करके अनीता से शादी कर ली। कविता, मैं तुम्हें छोड़कर भी तो उससे शादी कर सकता था। I love you. सब ठीक हो जाएगा कविता। तुम We can all live together. राजीव कविता से अनीता को साथ रखने की मिन्नतें करता रहा। कविता के इनकार करने के बावजूद राजीव अनीता को घर ले आया। कविता ने घर छोड़ने का फैसला किया। मम्मा, प्लीज। प्लीज कविता, कविता सब ठीक हो जाएगा। यहीं रहते ना सब एक साथ। मम्मी, मैं नहीं चाहूंगी। तान्या, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग जा रहे हैं। मम्मी, मेरा कमरा भी यही है, मेरे टॉयज भी यहाँ हैं। तान्या, हम जा रहे हैं, बस चलो चलो। कविता उसी बरसाती में लौट आई जो उसके पिता उसके नाम कर गए थे। अनीता फिर तान्या के स्कूल में पढ़ाने लगी। कविता फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर गुजर करने लगी जो उसके और राजीव के नाम था। अब 2-3 दिन में एक आध बार राजीव शाम बिताने उसके पास आता था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो अनीता के साथ ही गुजारता था। आज मत जाओ प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब से कह रही हो तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर क्यों नहीं दिखाती है? मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। शादी के बाद भी I feel like a mistress। तुम्हारे लिए घर नहीं, तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं। ऐसा क्यों बोलती हो अनीता?
नहीं था, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। कविता बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। बेचारी कविता, हाँ बेचारी, क्या है मेरे पास? ये घर जो उसका है, ये फर्नीचर, ये सामान, यहां तक कि वो बिस्तर भी उसका है। और तुम दुनिया की नजरों में हमेशा बेचारी कविता ही रहेगी। और मैं औरत से उसका पति और बच्चों से कबाब छीनने वाली राजे, तुमने कभी ये सोचा है कि शादी के बाद मुझ पर क्या गुजर रही है? शादी की जिद तुमने की थी। पापा देखो ना मैं क्या कह रही हूँ। एक मिनट नहीं। कविता, व्हाट इज दिस? मैं बैंक गया था और मैनेजर कह रहा है कि तुमने उनसे कहा है क्योंकि मैं राजीव से रहमान हो गया हूं इसलिए जॉइंट अकाउंट से पैसे नहीं ले सकता। अब बहुत हो चुका है राजीव। टेक द डिसीजन। इज इट मी और इज इट हर? इस बीच कविता ने अमेरिका फोन करके पहली बार अपने भाई को सब कुछ बताया। उसका भाई हिंदुस्तान वापस तो ना सका, लेकिन उसने कविता से राजीव को एक भी पैसा ना देने को कहा। इससे राजीव के बिजनेस पर असर पड़ा क्योंकि सब कुछ कविता के नाम था। राजीव ने कविता को मनाने के लिए इस्लाम छोड़ फिर हिंदू बनने का फैसला किया। 3 महीने में फिर से ये कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे अनवर, बच्चे। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा। मुसीबत तो उन्हीं की हुई ना, या? जी, ये तो खैर आप बजा फरमा रहे हैं। अब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आखिरकार सब कविता भाभी के नाम तो है। जी, शुक्रिया। कविता, मैंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। इस्लाम छोड़ दिया मैंने। कुछ बोलोगी नहीं? आज करवा चौथ है। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। आई एम 2 months प्रेग्नेंट। फिर मेरा और इस बच्चे का क्या होगा राजीव? नीता, मैं वापस नहीं जा रहा हूं कविता के पास। रियली? तो फिर दोबारा हिंदू क्यों बन गए? God sake, प्लीज अनीता। ऐसा तो नहीं है राजीव कि तुम कविता से बोर हो गए इसलिए तुमने मुझसे शादी की और अब शायद मुझसे बोर हो गए हो और फिर एक दिन इस बच्चे से बोर हो जाओगे। राजीव, मैं कविता नहीं हूं। मैं ये बच्चा हरगिज नहीं गिराऊंगी। हेलो, राजीव है वहां?
मैं उनसे बात कर सकती हूँ? वो इस वक्त मेरे साथ बिजी है, मेरे लिए फल काट रहे हैं और बिजी ही रहेंगे। ये मेरी पहली करवा चौथ है ना। पता है, हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर ने कहा है मैं मां बनने वाली हूँ। पागल हो ये तुम? कविता, क्या हुआ कि कविता तुम ठीक हो ना? अगले 4 महीने राजीव कविता से मिलने बिल्कुल नहीं आया। कभी आया भी तो सिर्फ बच्चों को बाहर ले जाने के लिए। कोई और रास्ता न देख कविता एक महिला संगठन साथिन के पास गई, जिसकी अध्यक्ष विभा देसाई एक वकील भी थीं। कोर्ट? लेकिन मुझे कोर्ट नहीं जाना है। मैं तो सिर्फ आपके पास इसलिए आई हूं ताकि राजीव वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राजीव औरों जैसे नहीं है। हाथ उठाना तो दूर, उन्होंने आज तक ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की है। सिर्फ एक गलती कर बैठे हैं। और अब वो अनीता का बच्चा। देखिए, मुझे डर लगता है कि कहीं कोर्ट जाने से मैं उन्हें बिल्कुल ही ना खो बैठूं। नहीं नहीं, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, राजीव को कभी अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप में से कभी किसी को कटघरे में आकर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इसे जनहित मुकदमा या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। घबराइए मत, इट विल बी ओके। राजीव और अनीता के निकाह के 8 महीने बाद साथिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कविता के केस को 3 ऐसी महिलाओं के मामले के साथ जोड़ा गया जिनके पतियों ने सिर्फ दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाया था। इस याचिका से बहुविवाह यानी बायगमी के मुद्दे पर अखबारों में चर्चा होने लगी। देखो बेटे, किसका नाम है? कविता चंद्र। वाह, पापा मम्मा फेमस हो गई। नहीं बेटे, मामा का नाम पेपर में मालूम है क्यों आया? क्योंकि मामा ने पेपर वालों से, कोर्ट वालों से और पुलिस से कहा है कि पापा गंदे हैं। हाँ। मम्मी, तुम गंदी हो, तुम पापा को जेल में डालोगी। मजाक कर रहे हो? राजीव, कम से कम बच्चों से तो झूठ मत बोलो। उन्हें तो चैन से रहने दो ना। क्यों? मुझे तुम चैन से रहने दे रही हो? बिजनेस ठप हो गया, मुफ्त की बदनामी हो रही है ऊपर से। देखो, तुम केस वापस ले लो, नहीं तो बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम वापस आ जाओ, मैं केस वापस ले लूंगी। इस बीच कविता को पता चला कि दोबारा धर्म बदलने के बाद राजीव ने उसके लॉकर में रखे काफी गहनों के अलावा फैक्ट्री भी बेच दी थी। यहां तक कि उनका नया घर भी गिरवी रख दिया था। उधर उसके केस पर सुनवाई शुरू हो गई। हर हिंदू को कोई भी धर्म अपनाने का कानूनी अधिकार है। धर्म अपनाने का? माय लॉर्ड, धर्म अपनाकर पहली शादी तोड़े बिना दूसरी शादी करने का नहीं। कविता चंद्रा का केस इसका जीता जागता उदाहरण है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार राजीव कविता के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर भी ली है, तब भी राजीव और कविता की शादी अब भी जायज है। उसे बिल्कुल भी रद्द नहीं माना जाएगा। दैट्स राइट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर तलाक ना हुआ हो तो पहली शादी को रद्द नहीं माना जाता। और दूसरी शादी? हिंदू मैरिज एक्ट में यह कहीं साफ नहीं है माय लॉर्ड कि ऐसी दूसरी शादियां कानूनी है या गैर कानूनी। राजीव की दूसरी शादी का मुद्दा अदालत की परिधि से बाहर था, क्योंकि भारत में शादी के मामले धर्म से जुड़े हैं। जज का कहना था कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाता, तब तक धर्म बदलकर की जाने वाली शादियों पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड।
अम्मा मैं आ गई हूँ। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ रखा आप लोगों ने? तान्या, तान्या बेटा होमवर्क किया? तान्या, आदित्य, तान्या, आदित्य, अम्मा, बच्चों को तो साहब। तान्या, तान्या बेटा मामा लव्स यू। तान्या, देखो राजी, तान्या को, तान्या मामा लव्स यू बेटा, चलो ना घर। वो नहीं जाना चाहती है तुम्हारे साथ। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है तुम्हारे साथ। तुम ठीक से बच्चों को रख नहीं सकती। और राजी, राजी मैं उसकी माँ मैं उसकी। राजी प्लीज तान्या चलो ना। नहीं जाना चाहती। राजी को मत करो प्लीज। राजी, राजी नहीं करो प्लीज। राजी, तान्या मामा, तान्या। राजीव, अगर तुम कविता को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। कौन सी शादी तोड़ रही हो अनीता? तुम्हारा निकाह तो रहमान के साथ हुआ था, फिर राजीव को तलाक कैसे दे सकती हो तुम? मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारा ये बच्चा क्या कहलाएगा मालूम है ना तुम्हें? देखो नहीं तो मैं ये सब हमारे बच्चे की खातिर कर रहा हूं। अनीता ने राजीव का घर छोड़ दिया और 1 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। उसे पता चला कि वापस हिंदू बनने के समय राजीव ने सिर्फ तान्या और आदित्य को ही अपना वारिस माना था। अनीता ने अब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की कि वो तो अभी भी मुसलमान थी, पर राजीव के हिंदू बनने के बाद उसके और उसके बच्चे के क्या अधिकार होंगे। इस पिटीशन के बाद ये केस फिर सुर्खियों में आ गया। आप जज साहब से कहेंगी ना कि तान्या बायगमी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बड़े मुद्दों की लड़ाई में साथिन के पास अब कविता के लिए कोई समय नहीं था। माय लॉर्ड, वापस धर्म बदलकर हिंदू बनने से राजीव अनीता उर्फ अमीना को मेंटेनेंस देने से बच गया है, क्योंकि अनीता अभी भी मुसलमान है। मैं अदालत से पूछती हूँ कि अनीता उर्फ अमीना के क्या अधिकार है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का दूसरा पहलू भी रहेगा। इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहा। यह अदालत राजीव चंद्रा और अनीता की शादी को नाजायज और गैर कानूनी करार देती है, क्योंकि राजीव चंद्रा इस्लाम को छोड़कर फिर हिंदू बन गया है। अब कविता चंद्रा के साथ उसकी पहली शादी ही जायज और कानूनी है। कंग्रेचुलेशन, अब केस जीत गई। कौन केस जीता अनीता? तुम जानती हो, मैं जानती हूं कि मैं राजीव को खो चुकी हूं और अब शायद पाना भी नहीं चाहती। पति को पाने की लड़ाई में मैंने अपनी बेटी गंवा दी। मेरे पास एक जायज पत्नी होने का स्टेटस है, लेकिन पति नहीं। तुम्हारे पास पति है, फिर भी तुम एक रखेल कहलाओगी। इस लड़ाई में कौन जीता अनीता? कौन? सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार को चिट्ठी भेजी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। राजीव अब भी उसी बड़े घर में तान्या के साथ अकेला रहता है। वो रोज अनीता से मिलने जाता है। अनीता अपने बेटे के साथ एक अलग घर में रहती है। कविता उसी बरसाती में अपने बेटे आदित्य के साथ रहती है। राजीव उसे तान्या से मिलने तक नहीं देता।
अपनी पहली कानूनी लड़ाई के कड़वे अनुभव के बाद कविता तलाक या तान्या की कस्टडी के लिए वापस अदालत नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे भरोसा है कि एक दिन तान्या उसके पास जरूर लौटेगी। अक्का मुंबई में अपन तेरे जैसा फिरेला आदमी देखा ही नहीं है। अरे दीपू तू चल पहचाना तो सही। ये पढ़ने का ऐसा शौक अपन किसी को पालते देखा ही नहीं। साला कुछ भी मिल जाए बस फटा पुराना पेपर पढ़ने का। यार गांव में गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया और यहाँ रोजी रोटी का चक्कर। पढ़ गया होता तो यार कहीं ढंग की नौकरी कर रहा होता। अब ऐसे ही अपनी पढ़ने की भूख मिटा लेता हूँ यार। भेजे की भूख के साथ साथ कभी पेट की भूख का सोचा। अभी इधर किसी होटल में खाता है। बिल्कुल नहीं, मेरे घर चल, टॉप क्लास सब्जी रोटी खिलाऊंगा। यार पगार के दिन तो स्टाइल से खाने का यार, फिर बाकी दिन उधार मांग के खाने का है। अब चल। बचपन में ही गरीबी से तंग आकर प्रकाश गांव छोड़कर मुंबई भाग आया। शुरू में छोटे मोटे काम करने के बाद उसे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में कैजुअल लेबर का काम मिल गया। वहीं उसकी दोस्ती दीपू से हुई। अभी पेट में खाना गया ना तो भेजो में एक सवाल आया। कितना कंजूस का है कोई? हाँ एक दिन तो यार स्टाइल से खाना वाने का बनता नहीं क्या? कंजूस नहीं यार, तूने दरअसल वो गरीबी नहीं देखी जो मैंने देखी। अच्छा तेरे को मालूम है मैं घर से क्यों भागा? काय को? घर में 2 दिन से खाना नहीं बना था। एक दिन बाबा को पैसे मिले तो मैंने माँ से कहा माँ आज कुछ अच्छा बना दे। माँ ने मना कर दिया और मैं घर से भाग आया। लेकिन आज समझ में आती है उनकी मजबूरी। यार मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी उस हालात में जिएं। तेरा भेजा फिर आ गया। हाँ? साला शादी हुआ नहीं, बच्चों का टेंशन पहले से। सही कह रहा है यार, मुझ जैसे मजदूर को कौन देगा लड़की अपनी। यही नहीं बोलने का बस। तू बोले ना तो कल तेरी खोली के बाहर 1000 लड़कियों का लाइन लगा देने का। यार फालतू बात मत कर। फालतू बात नहीं कर रहा अपन। और ये भी सच है कि जो लड़की तेरी लाइफ में होगी ना एकदम सॉलिड चकाचक गुड लक वाली सोने के माफी। क्या? अच्छा ये बता तू यहीं रहेगा या? तुझे दिखता है क्या अपन सोएगा इस गरीब की गोली में? हाँ अपन चला अपने ताजमहल। चल सुबह फैक्ट्री में मिलने का। उयूर उयूर। ये 300 रुपए हैं, मैं मनी ऑर्डर करवा देना। ठीक है। इस कंपनी में प्रकाश 5 साल से काम कर रहा था। उसे 8 घंटे काम की 30 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। इसी में से पैसे बचाकर वो घर भेजता था। हालांकि घर छोड़ने के इतने साल बाद भी वो कभी गांव नहीं गया था, लेकिन जब से उसकी कमाई थोड़ी अच्छी हुई तब से वो अपने घर बाकायदा मनी ऑर्डर भेजने लगा। प्रकाश क्या है वो? पुरी साहब लाया तेरे को। पुरी साहब? हाँ जल्दी कर। जा जा जा। ये तू जरा। और सुन मैं भी आता उधर 5 मिनट में मिलने का। हाँ प्रकाश देखो हमारी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया है। हम कुछ लोगों को कैजुअल लेबर से हटाकर परमानेंट कर रहे हैं। तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी है और तुम मेहनती भी हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। अगर तुम फिट हो गए तो परमानेंट हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें 8 घंटे के 100 रुपए मिला करेंगे और 2 महीने बाद कंपनी की तरफ से तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। समझे?
कंपनी के रूल्स के मुताबिक किसी को भी परमानेंट नौकरी देने से पहले उसकी मेडिकल जांच की जाती थी, ये देखने के लिए कि वो शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। प्रकाश, कोई लफड़ा हुआ क्या? यार मुझे नौकरी से निकाल दिया यार। नौकरी से निकाल दिया? साला बाप का राज समझा क्या? हाँ? इन सालों की मैं तू हंस रहे ला? साला बना दिया ना, फिर मैं परमानेंट होने वाला हूं। 100 रुपए रोज मिलेंगे, 100 रुपए रोज। इधर मेरा पति मिला गया, पति का झंझट खुल गया। बस 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 नहीं नहीं, बस पीले पीले नहीं नहीं, मेरे को दे। अभी लाइफ बन गया है तेरा। इस स्टाइल से जीने का है, बिंदास। बिल्कुल। अब अपन बड़ा खोली में रहेगा। 100 रुपए रोज का आदमी इधर रहेगा साला। ठीक बोला तू, फिट। अभी चल, उठ, बोलना इधर एक बहुत स्पेशल जगह है। ये चले हाथ में, झूठ नहीं बोलेगा। अगर मजा नहीं आया ना तो साला नाम बदल दिया अपन का, दीपू से कुछ भी। अभी चल चल। मेरी भाई बोला था मजा आएगा। आगे से मुझे यहाँ पे आने के लिए मत बोलो। ए शाले, जंगस नहीं क्या? उनके हाथ में आ बोल, तो मजा नहीं आएगा? हाँ? मजा नहीं आएगा तेरे को? नाटक क्यों कर रहा है? चल मेरे साथ ही चल रहेगा, आपको किसी नाले में मिलेगा। बच्चा नहीं समझ। ये प्रकाश माफी मांगता है ना यार, तू सब सोच ना। अभी दोबारा मत बोलिए। अच्छा ठीक है, बाप नहीं बोलेगा। काय तू खाली पीली यार। ये पढ़। प्रकाश तार है तुम्हारे लिए। कोई लफड़ा है क्या? बाबा सिधारे, जल्दी घर आओ। ये तार प्रकाश को घर बुलाने का सिर्फ बहाना था। गांव पहुंचने के 1 हफ्ते बाद ही उसकी शादी राधा से कर दी गई। हालांकि यह सब अचानक हुआ था, फिर भी प्रकाश अपनी शादी से खुश था। शादी के 10 दिन बाद वो राधा को साथ लेकर मुंबई आ गया। भाभी 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 आओ आओ, तो तुम्हारे घर में निकले, आओ। अरे भैया आइए 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 आइए, ये है आपका घर। बैठिए ना। ध्यान कर भाभी का। अब मैं चलता हूँ। हाँ, तू कहाँ जा रहा है? अपन को जरा एक जरूरी काम है, उससे जा। क्या यार, अभी तेरे को क्या काम आ गया? तेरी समझ में नहीं आएगा भाई। भाभी आप बैठिए, मैं भी आया। बम्बई में मकान का बहुत चक्कर होता है। ये अभी मेरी तरक्की होने वाली है, उसके बाद हम लोग
बड़ा मकान ले लेंगे। अभी अभी तो इसी से काम, थोड़ा छोटा घर है। घर क्या है, खोली 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 बोलते हैं इसको बंबई में। रह लोगी ना? आप जहाँ इतने साल से रह रहे हैं, हम भी खुशी से रह लेंगे। परेशानी कैसी? हमें अपने से अलग मत समझिए। क्या अभी अभी क्यों आया तू इधर? अपन को तेरे से एक जरूरी काम है। यार अभी कौन सा जरूरी काम आ गया? अपन तेरे को सारा स्टोरी अभी समझाया था तो फिर दिखाएगा क्या? हाँ भाभी, वो अपन लोग अभी आता थोड़ी देर में। हाँ तू चल। क्या यार? चल ना। भाई लोग के साथ पूरा दिल लगा के पीने का, पूरा पीने का। ये बात नहीं है, ये तो बैठो। भाभी वहां इंतजार कर रही होगी। भाई सुन लो इसकी, कहता है कि भाभी वहां पर इंतजार कर रही होगी। साली शादी हुई नहीं की, बीवी अंदर और दोस्त वहां। परमानेंट हो जाएगा, शादी हो गई है, इसका लाइफ बन गया। गलत क्या रही? तेरा लाइफ बन गया है। अभी बच्चों को खूब पढ़ाने का है ढंग से, और कोई प्रॉब्लम हो तो साला दीदू है ना। हाँ किस लिए बैठे यहाँ पे? साला कोई पढ़वा ही नहीं कर रहा है। अपन बहुत प्यार करता है इसको साला मालूम ही नहीं है। अपन बहुत प्यार करता है इसको। अब उनके जान से भाई की जैसा प्यार करता है अपन इसको बहुत प्यार करता है अपन। वो दोस्तों को दीपू ने पार्टी दी थी, इसलिए थोड़ी सी तुमने तो घर की शक्ल ही बदल दी। कल रात देर तक कहाँ रह गए थे? कुछ नहीं, वो दोस्तों को दीपू ने पार्टी दी थी हमारी शादी की खुशी में। आज रात तो कोई काम? फैक्ट्री से सीधा घर चले आइएगा। फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? क्या बात, रात कैसी कटी?
आप लोगों की मेहरबानी से राधा सो चुकी थी थक कर, पता है? सुबह कोई लफड़ा तो नहीं? अरे नहीं यार, एक ही दिन में। सच यार, हाँ, घर अब घर लगने लगा है। राधा ने सब इतना, यार तू बोलता था ना कि कोई किस्मत वाली लड़की होगी जिससे मेरी शादी होगी, लेकिन किस्मत वाला हे भगवान, आप ठीक तो है ना? चिंता की बात नहीं है। हमारे कदम पड़ते ही समझ गया, पीछा छुड़ाना चाहती हो मुझसे, है ना? तुम तो कह रही थी कि हमेशा साथ रहोगी, जरा सा हादसा हो गया तो खुद को मनहूस बताकर भागना चाह रही हो। प्रकाश 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो पाया। इलाज का काफी खर्चा कंपनी के उठाने के बावजूद प्रकाश का भी बहुत सा पैसा खर्च हो गया। ठीक होने के कुछ दिन बाद प्रकाश को कंपनी ने मेडिकल जांच के लिए बुलाया। लंबी सांस लो, फिर से। भूख वगैरह ठीक से लगती है? जी। और कसरत करते हो? जी। कोई दर्द, कोई और प्रॉब्लम? नहीं, नहीं तो। अच्छा, एक्सरे रिपोर्ट भी तुम्हारी ठीक है। बाकी मुझे तो बिल्कुल फिट लगते हो। बस 1-2 दिन में तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी। यानी मैं मेडिकल में पास हो गया, मैं परमानेंट हो जाऊंगा ना? अब अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो क्यों नहीं बन जाओगे परमानेंट? जी। ब्लड रिपोर्ट यही कहती है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि किसी बड़े हॉस्पिटल से सेकंड ओपिनियन ले ली जाए, ताकि कंफर्म हो जाए कि यही बीमारी है। मैं भी 100% तसल्ली चाहता हूँ। मुझे उसकी ब्लड रिपोर्ट जल्दी चाहिए। इतने बरसों की मेहनत के बाद अब फल मिलेगा। पक्की नौकरी की बात ही कुछ और होती है राधा। देखो ना, नौकरी छूटने का डर और ना कम तनख्वाह की परेशानी। अच्छा, ये परमानेंट नौकरी की पहली तनख्वाह पर तुम्हारा हक है। बोलो क्या लूं तुम्हारे लिए? अरे बोलो ना। प्रकाश, हाँ भाई, नमस्ते। दर्शन करना है मंदिर में। जी, वो राधा को मंदिर दिखाने लगा। राधा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, घर चले? दूसरी ब्लड रिपोर्ट मिलने के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। प्रकाश HIV पॉजिटिव है। यानी उसे एड्स है? तुमने सोचा नई पगार से क्या लेगा? हाँ, सोचा तो है। सबसे पहले राधा के लिए चांदी की चूड़ियां लूंगा। अरे मेरी जान। नहीं यार, वो बात नहीं है। उसे बहुत शौक है इन सब चीजों का। कहती नहीं है, लेकिन यार उस दिन दुकान के बाहर खड़े होकर कैसे देख रही है। और घर थोड़े ज्यादा पैसे भेजूंगा। शादी में काफी खर्चा होगा। और तेरे लिए एक नई कमीज लूंगा। हो दानवीर कर्ण महाराज, बस जरा पहले अपनी चप्पल पे गौर फरमाने का। जोरे आ गई, अब इसे रिटायर कीजिए। उसकी हालत तो देखिए। क्या हुआ है यार? प्रकाश, देखो पुलिस बुला रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ यार। सब बुलाया आपने? हाँ प्रकाश, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास जितनी परमानेंट वैकेंसी थी वो भर चुकी है।
अब हमें और लोगों की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद आकर तुम अपना हिसाब कर लेना। हिसाब कर लो। साहब परमानेंट नहीं करना तो मत करिए साहब, मैं जैसे काम कर रहा था। अब 5 साल हो गए साहब काम करते हुए, कभी तो कोई गलती हुई नहीं। ये अचानक से इसका जवाब डॉक्टर लाल देंगी। राजा, मेरा राजा परमानेंट हो गया साला। ये मुर्दों की माफिक मुंह क्यों लटका रखा है? यार नौकरी निकाल दिया मुझे यार। आज नहीं आएगा मैं तेरे झांसे में क्या? अब क्या होगा यार? सच बोल रहा है तू? लेकिन काय को निकाला वो तेरे को? कुछ बोला हो? बोला डॉक्टर लाल से पूछो। ये साला डॉक्टर लाल इस लफड़े में कहां से आ गया? देखो प्रकाश, मैं जो कुछ कह रही हूं इसे बहुत ध्यान से सुनो। तुम जो काम इस वक्त कर रहे हो उसके लिए तुम शारीरिक रूप से फिट हो, लेकिन तुम्हारे खून में एक वायरस यानी एक घातक बीमारी पैदा करने वाला कीटाणु समझ लो मिला है। HIV पॉजिटिव। समझते हो इसका मतलब? कि एक ऐसा वायरस है जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है और आदमी एक घातक बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे हम लोग एड्स कहते हैं। लेकिन तुम्हारे खून में ये वायरस होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें एड्स है। उसके उभरने में तो 10 से 15 साल लग सकते हैं प्रकाश, और इस दरमियान तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल नॉर्मल ढंग से बिता सकते हो। तुम अपने काम को आराम से कर सकते हो। तुम कहीं ऐसी वैसी जगह तो नहीं जाते? प्रकाश शादीशुदा है डॉक्टर साहब। ओह, फिर मैं चाहूंगी प्रकाश कि तुम अपनी बीवी के खून की जांच भी करवा लो। इससे तुम्हारे काम काज पर तो नहीं, लेकिन तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा। प्रकाश, सब ठीक हो जाएगा यार। प्रकाश के पेट पर लात मार के खुश हो आप? पेट पे लात? जैसे कुछ मालूम ही नहीं आपको। अगर काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता था तो प्रकाश की बीमारी की बात पूरी साहब को बताने की क्या जरूरत थी? वो मेरी ड्यूटी थी दीपू। ये अच्छी ड्यूटी हुई आपकी? हाँ, छुट्टी कर दिया उसकी पूरी साहब ने। वो बनेगा, उसकी बीबी बनेगी, और ये सब तुम्हारी ड्यूटी की वजह से। याद रखने का है। क्या हुआ? आज बड़ी जल्दी सो गए? बहुत काम था आज। थक गए हो तो सर दबा दूं? सो गए?
प्रकाश को नौकरी से निकाल के आपने ठीक नहीं किया मिस्टर पुरी। डॉक्टर लाल, आप चाहती हैं कि एड्स का मरीज फैक्ट्री में काम करता रहे? प्रकाश एड्स का मरीज नहीं है। HIV पॉजिटिव और एड्स में फर्क है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। देखिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको सुनना पड़ेगा मिस्टर पुरी। देखिए, इससे उसके किसी काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो फिजिकली फिट है और शायद आप ये भी जानते होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शारीरिक संबंधों से ये वायरस फैलता है, किसी के साथ खाने पीने से या काम करने से नहीं। डॉक्टर लाल के लाख समझाने के बावजूद पुरी ने अपना फैसला नहीं बदला, इसलिए डॉक्टर लाल ने इस केस के बारे में महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव को लिखा। दूसरी तरफ प्रकाश अपने बकाया पैसे लेने के लिए फैक्ट्री पहुंचा। क्या हाल है मोहन? ओए, हाथ मत लगा, अपनी बीमारी मुझे लगाएगा क्या? प्रकाश, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पैसे लेने आया था, लेकिन यहाँ पे सब लोगों की सुनेगा तो भेजा तो खराब होएगा ही। यार दीपू, तुझे डर नहीं लगता? मुझसे बीमारी तुझे। यारी में बात फिर नहीं लाने का है। चल, मैं लेके चलता हूँ तुझे उधर। चल। लोगों के रवैये का प्रकाश पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो राधा से दूरी बढ़ाने लगा। वो वक्त बेवक्त घर लौटता, राधा से बिना बात किए चुपचाप सो जाता। राधा इससे परेशान रहने लगी। न टाइम पर आते हैं, ना ही कुछ खाते हैं। आजकल तो हमसे बात भी नहीं करते वो नौकरी पक्की नहीं हुई ना उसकी, पगार नहीं बढ़ी, उसी लफड़े में परेशान। अरे, ना बड़ी पगार तो ना सही। भैया, ये तो हमसे बात करते नहीं। आप हमारी तरफ से इनसे कह दीजिएगा कि जितना मिलता है उतने में हम बड़े खुश हैं। हमें नहीं चाहिए चांदी की चूड़ी वूड़ी। वो तो उस दिन ऐसे ही नजर पड़ गई हमारी। ये खुश रहे बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे। कह देंगे ना भैया? हाँ, बोल देगा अपन। तुम बिंदास रहने का। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं इनका दिल कहीं और? अरे राधा भाभी, खाली पीली क्या सोच रहा है आप? ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। वो पगार के वास्ते परेशान होता है, सोचने का नहीं है, बिंदास रहने का है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये सब मेरे राती क्यों हो गया? मिस्टर गोड बोले, मुझे लगता है कि प्रकाश की परेशानियों की जिम्मेदार मैं भी हूं, इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ये केस लड़ें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर लाल, मेरी हेल्थ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है एंड आई विल डेफिनेटली फाइल दिस केस। कहाँ थे आप? हमारी तो जान निकल गई थी। क्या हो गया है आपको? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई जरूरत नहीं है।
हमें देखो भैया ने सब बता दिया। ना बड़ी पगार तो कोई बात नहीं, दाल रोटी तो चल ही रही है। जितना मिलता है हम उतने में बहुत खुश हैं। हम आपसे कोई फरमाइश नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे, कसम से। मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मेरे पास कोई काम नहीं है। भगवान, क्यों क्यों निकाल दिया? मुझे एक खतरनाक बीमारी है, ये शायद तुम समझ नहीं पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है कि ये बीमारी मुझसे तुम्हें लग जाए, या लग गई होगी शायद। राधा, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तुम गाँव चली जाओ। कैसी बातें करते हैं आप? आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए और हम गाँव चले जाए। क्या हम सब सुख के साथी हैं, दुख के नहीं? हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश को एक तरफ राधा ने संभाला, दूसरी तरफ डॉक्टर लाल दीपू को लेकर प्रकाश के घर उसके केस को अदालत तक ले जाने के लिए पहुंची। जिस बीमारी की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया और लोगों को पता चलेगा तो मेरा तो जीना और मुश्किल हो जाएगा। अदालत में जाने से तो सबको पता लग जाएगा। मैं तो इस खोली में भी नहीं रह पाऊंगा। मैं गोड पुलिस से बात करूंगी, हो सकता है कि वो कोई हल बता दें। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अदालत, नौकरी होती तो। तुम इसकी चिंता मत करो, वो वकील खुद एड्स की लड़ाई से जुड़े हुए हैं, तुम्हारे केस के पैसे नहीं लेंगे। एक काम और था डॉक्टर साहब आपसे। हाँ बोलो। ये वो राधा की भी जांच, मतलब कहीं उसको वो। हाँ ठीक है। तो अच्छी तरह मालिश करूंगी। मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है, पापा से कह के अच्छे वाला तेल मंगाऊंगी। हैं बेटा, अच्छी तरह से मालिश करूंगी मेरे बच्चे, देखना। क्यों? अच्छा बच्चा होगी। प्रकाश अब ज्यादा वक्त घर में गुजारने लगा। बीमारी के डर की वजह से उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। ऐसे में राधा ने उसे हिम्मत बंधाई। देखिए, यूं ही घर में बैठे रहने से मन में ऐसे ही बुरे ख्याल आएंगे ना। आप कोई काम क्यों नहीं शुरू कर देते? क्या करूं? जहां भी जाता हूं सब पूछते पिछली नौकरी क्यों छोड़ी। क्या बोलूं? हिम्मत मत हारिए, काहे दूसरों के आगे हाथ पसारे। हम कोई अपना काम भी तो शुरू कर सकते हैं। राधा की बात से उत्साहित होकर प्रकाश ने इधर उधर कोशिश की। आखिरकार उसे ऑटो रिक्शा चलाने का काम मिल गया।
उसने ऑटो चलाना सीखना शुरू कर दिया। उधर राधा ने किराए पर सिलाई मशीन ली और वो आस पड़ोस के कपड़े सिलने लगी। इस बीच एडवोकेट गोडबोले ने HIV स्टेटस के कारण प्रकाश को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। एड्स को लेकर फैली गलतफहमियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कानून के इतिहास में पहली बार अदालत ने व्यक्ति और संस्था का नाम छिपाने की अनुमति दी। ये मुकदमा MX वर्सेस NY के रूप में पेश हुआ। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को मेडिकल ग्राउंड्स पर नौकरी से निकालना सरासर गलत है। किसी को नौकरी पर रखने या बने रहने के लिए मेडिकल फिटनेस के रूल का क्या मतलब है? यही देखना कि वो व्यक्ति अपना काम करने के लिए पूरी तरह मेडिकली फिट है, उसकी वजह से कंपनी के जानो माल को कोई नुकसान नहीं है और उसे ऐसी कोई छूत की बीमारी नहीं है कि जो फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स को लग सके। पिटिशनर को एड्स है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को एड्स नहीं है, वो सिर्फ HIV पॉजिटिव है और अब तक की साइंटिफिक रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि यह वायरस सिर्फ शारीरिक संबंधों से या किसी को खून देने से ही फैल सकता है, साथ उठने बैठने, खाने पीने और काम करने से नहीं। लेकिन माय लॉर्ड, अगर पिटिशनर का खून जरा सा भी गलती से किसी मजदूर के घाव पर लग जाए तो वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। माय लॉर्ड, इस तबके के लोग ऐसी वैसी जगह पर जाते रहते हैं और इनकी वजह से हजारों लोगों की जान को खतरा है। माय लॉर्ड, यहां मुद्दा यह नहीं है कि मेरे मुवक्किल को यह बीमारी कैसे हुई। यहां मुद्दा यह है कि क्या HIV स्टेटस के बिना पर किसी के मौलिक अधिकार उससे छीना जा सकते हैं। ये केस अखबारों पर छा गया। क्या HIV मरीजों को अकेलेपन और निराशा के अंधकार में धकेल देना चाहिए? ऐसे कई सवाल और एड्स पर बहस जोर पकड़ने लगी। इसी दौरान राधा की ब्लड रिपोर्ट भी आ गई। सब ठीक है, उस तक कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है। भाभी, ये पूरा का पूरा पेपर भरेला आपने केस की खबरों से और अपुन है ना तुमको लिख के दे देता है कि ये केस साला अपुन ही जीतेगा और फिर दिखा देगा उस परी को नीचे नीचे। आपके मुंह में की शक्कर भैया? मेरे पास इससे भी एक अच्छी खबर है। राधा की रिपोर्ट आ गई है, उसको ये बीमारी नहीं है। माय लॉर्ड, ये कंपनी सोशल सर्विसेज के लिए नहीं है। क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पिटिशनर के इस कंपनी में काम करने से उसके बाकी के साथियों पर कोई मानसिक असर नहीं पड़ेगा? माय लॉर्ड, एड्स का डर ही कंपनी के काम पर बुरा असर डाल सकता है और कोई भी कंपनी एक आदमी के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती। माय लॉर्ड, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकार की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी शख्स को सिर्फ HIV स्टेटस के बिना पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि सरकारी नीतियों और साइंटिफिक तर्कों और HIV पॉजिटिव पेशेंट की सपोर्ट की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी के फैसले को रद्द करें और मेरे मुवक्किल को दोबारा कैजुअल लेबर के पद पर बहाल करने का फैसला सुनाए। इस देश में एड्स जैसी बीमारियां, उससे जुड़े हुए गलतफहमियां। 2 साल की बहस के बाद एक ऐतिहासिक फैसले में मुंबई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि किसी को भी HIV मरीजों को आर्थिक या मानसिक सजा देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जनहित में नहीं है और संवैधानिक रूप से भी गलत है। प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर कोर्ट ने कंपनी को उसे दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया। दीपू, ये खुशी की खबर तू ही सुनाता अपनी भाभी को तो अच्छा। तू पागल है यार? इस पल पर, इस खुशी पर सिर्फ तुम दोनों का हक बनता है। जा जा, चलता है। प्रकाश अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा है,
लेकिन उसने एक दूसरी ब्रांच में अपना ट्रांसफर करवा लिया। अभी तक उसमें एड्स के सिम्टम्स नजर नहीं आए हैं। डॉक्टर लाल अब एडवोकेट गोडबोले के साथ एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में काम कर रही हैं। चले चिल्लर पार्टी बटले, आज 50 से काम नहीं चलने वाला बस। ये मालूम कौन पक्का पक्का कौन दादर का चैंपियन, इसी ने चैलेंज दिया अपने जिमी को। पकड़ पक्का रेड बुल, एक का 8 और जिम्मी का एक का 2 दोस्त। ले 100 रुपए पक्के पे। आज शपथ 100 लगाएगा, 800 लेके जाएगा तू। आजकल तेरे तारे सॉलिड चल रहे ला। नवीन सावंत, उम्र 27 साल, शादीशुदा, शिक्षित, तेज तर्रार बेरोजगार, जिसे हमेशा आसान रास्ते से पैसे कमाने की होड़ लगी रहती थी। ए चले शकिया, रसीद फाड़ के दे इसको, बाद में नाटक नहीं मांगता इसका देना। देता है ना तू भी झपटता कहीं कोई मेरे ऊपर यार है? अशोक पाटिल, उम्र 22 साल, शिक्षित, बेरोजगार, जो हमेशा नवीन सावंत के पैसे बनाने के षड्यंत्र में शामिल रहता था। क्या यार तू भी ये ले। जिमी दादा आज क्या तुमका सपना है? तुम्हारी सोनी बॉडी पर डिपेंड। क्या इज्जत का कचरा मत होने देना। इज्जत का कचरा नहीं होने देना। जिमी डिसूजा, उम्र 30 साल, शादीशुदा, शिक्षित, बेरोजगार, चोरी और छोटे मोटे जुर्म करना जिसके लिए आम बात थी। अशोक और नवीन के साथ मिलकर जिमी उस तिकड़ी को पूरा करता था। तेरा इज्जत है, मेरा तो कुछ नहीं है। अपन तो यहाँ हारने के लिए बैठा है। रेडी? चलो भाई लोग, कौन बोल रहा है? 1 2 3 भाई बोलेगा तो बोल ना भाई। पंडिता का मुहूर्त निकालने वाला है क्या? अच्छा आजमाना ये ले भाई। टैक्सी वाला खा के अपने घास थोड़ा बारह ना बराबर। चल 8 9 10 11 12 13 14 15 1500 3 जन में बांटे तो 500। इसका क्या चने की पूरी बनाएंगे अपन। और नौकरी अपन लोग को अच्छी लगती नहीं। एक अपने श्रीमंत नवीन सावंत जी की नौकरी लगी थी, लेकिन इंजीनियर साहब ने नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि नौकरी काटने को दौड़ रही थी। एक गप शकिया एक गप बोला ना रे, बस हुआ है। नवीन सावंत का इस तरह पैसे की ओर आकर्षित होने की वजह थी उसके नासिक में रहने वाले मामा मनोहर काले की ऐशो आराम की जिंदगी। उसे इस बात का एहसास था कि वो अपने मामा से कितना पिछड़ा है। उसके मामा का रहन सहन और ठाट बाट उसके मुंबई के चाल वाले घर से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अपर क्लास। बोले तो फुल टू अपर क्लास रे। तो तू पैदा होने से पहले खुद का अपर क्लास का टिकट काहे को नहीं कटवाया रे? गाढ़े परिवार में मैं रेणुका आपका स्वागत करती हूँ और ये है मेरे पति मनोहर। वैसे असल में इनका नाम बरकोहर होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज भी घर में ये ऑफिस का काम कर रहे हैं। नहीं गलत गलत, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। देखिए मैं एक शायर हूँ, बहुत अच्छा शायर हूँ। देखिए रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू and my dear Renuka, I love you. और ये जो है ये मेरे प्यारे प्यारे बेटे राजीव हैं। वैसे ये मैथ्स और फिजिक्स कर रहे हैं। देखिए आजकल जो है इनकी रुचि कुछ माधुरी दीक्षित की फिजिक्स में ज्यादा है। भाई और बहनों, और ये है हमारे घर की ललिता पवार, यानी कि हमारे घर की हिटलर, हमारे घर की बिग बॉस। वो फिर तुम फिर शुरू हो गए। और भाई और बहनों, ये है हमारे घर की क्वीन क्वीन। दरअसल ये हमारी रोहिणी जो है आजकल मुंबई में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। अगर आपको अपना होटल बर्बाद करवाना है तो इसे नौकरी जरूर दे दी। How could you say this? Stop it, Rajiv, please stop it. Papa, see, look at I'm very sorry बेटी, I really didn't mean it at all. वैसे भी
थोड़े दिन में तू मुंबई चली जाएगी, वहाँ तेरी देखभाल कौन करेगा? क्यों? वहाँ मुंबई में इसकी रत्ना आत्या है ना, वो देखेगी। अगर सिर्फ रत्ना आत्या होती ना तो मैं जरूर उनसे मिलने जाती, लेकिन उस सड़ियल नवीन को कौन झेलेगा वहाँ पे? प्लीज, आई एम परफेक्टली फाइन बीइंग अ बिचारी अकेली इन मुंबई, ओके? ओए मेरी करिश्मा, क्या पीस है बाप। नवीन, ये देखना, करिश्मा को देखते ही इसकी जबान लटक जाती है। अरे नकली चीज है ये, असली चीज के बाद जाके पूछ पूछ कर मिलेगी तेरे को। नीचे कर तू, टेबल पे रखने के लिए नहीं है। नवीन, ये देखे गया कोई तेल नहीं। आइला कैसा कर सकते हो वो लोग साले। क्या हुआ, क्या बोलना? क्या हो गया? कैसी चिट्ठी है? मामा ने मेरे को नौकरी लगाई थी, वो मैंने छोड़ दी थी हाँ, ना। मैं बोली थी कि मत छोड़ नौकरी। अब ये क्या है नोटिस? अरे आई छोड़नी थी तो छोड़ दी, लेकिन मामा ने मेरे पैसे रुकवा दिए उन लोगों को बोल के। 50,000 रुपये रुकवा दिए मेरे आई। मामा ने बोला करके, बोलते आके मिलो तो मिलेंगे पैसे। जाके मिलना उनसे। नासिक जाके मामा का भेजा टाइप करना पड़ेगा। अरे नवीन, अगर तुझ पे उधारी है तो तू ऐसे नहीं तो कैसे चुकाएगा? चुका दूंगा ना बोल रहा हूँ क्या नहीं चुकाऊंगा, भाग रहा हूँ क्या उनके पैसे लेके मैं? बोल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते वो लोग? कैसे कर सकते सारे लोग ऐसा? चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझे? एक तो मेरे पैसे मारता है, ऊपर से बोलता है चिल्लाओ मत। ठीक है, नहीं चिल्लाता हूँ, तो मेरे पैसे दे। 3,000 रुपया महीना लौटाओगे, दैट वाज द डील। अरे तुमने तो देश में आके नौकरी छोड़ दी। अरे छोड़ दी तो छोड़ दी ना, इसका मतलब तू मेरे पैसे मार लेगा? मैंने तेरे पैसे नहीं मारे। यू स्टिल ओ मी 50,000 रुपीज। तूने मेरे 50,000 रुपए देने, लेकिन कैसे, ये तो तूने कभी सोचा ही नहीं। अरे मैंने तेरी मदद की थी ये सोचकर कि तू मेरी सगी बहन का लड़का है। तूने अपनी फैमिली के बारे में कभी सोचा? फैमिली मेरी है, फैमिली के लिए मैं चोरी करूं, डाका डालूं, मर्डर करूं, कुछ भी करूं, तेरे को क्या है? वो मेरी प्रॉब्लम है, तू मेरे पैसे दे बस दे। That's enough, नवीन। बस अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझे? नहीं जाता, बोल ना क्या कर लेगी? नहीं जाता हूँ। मनोहर, we are getting late. रोहिणी को स्टेशन छोड़ना। एक तो ये मेरा मामा मेरे पैसे मार लेता है, और मेरी मामी मेरे को धक्के देने की धमकी देती है। मेरी आई समझती है उसका भाई देवता, भाभी देवी। आई शपथ देवा, देखना भी देख। नवीन, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, गेट आउट। मेरे पैसे तेरे को हजम नहीं होंगे, पेट फाड़ के बाहर आएंगे वो। अरे मैं तेरे को हजम होने नहीं दूंगा ना। गेट आउट। पापा, नवीन, that was getting too much. बस हो गया जिमी, बस हो गया। वो मेरा मामा येड़ा क्या क्या सुना के गया मेरे को, क्या क्या सुना के गया। और मेरी मामी साली वो तो और भी चढ़ के बैठे रही थी मेरे पे। उस टाइम में जिमी मैं कसम से कुछ भी कर डालता, कुछ भी। ठीक है ना? बरोबर बोलता है तू। साला जो पियोन होता है ना, वो भी अपन लोग से जास्ती कमा लेता है। अगर ऐसे ही चलेगा तो अपना पूरा लाइफ वेस्ट है। तू कुछ करना, कुछ आइडिया देना तू। अपन लोगों को ना बैंक पे हाथ मारना चाहिए। हाथ मार ले? ऐसा कैसे हाथ मार ले? इतना इजी होता ना बाप, तो हर कोई बैंक लूट रहा होता ना। ए, ज्यादा गिटपिट मत कर। बोल बोल, अपने को कोई छोटा जगह मांगता है, जैसे नासिक। एक तो मैं उधर के लोगों को जानता है, ऊपर से उधर फैक्ट्री विक्ट्री, मतलब पैसा ज्यादा, बैंक छोटा, 4-5 स्टाफ लोग। दे बैग देना। साला ये कहां से? देख, अपने को ज्यादा हथियार की जरूरत ही नहीं है। अरे लफड़े वाली बात ही नहीं है ना यार। करेक्ट है। इससे पहले कि वो लोग हल्ला गुल्ला मचाए, अपन लोग नासिक से बाहर, और नासिक में अपन को कोई पहचानता भी नहीं है। उसी रात तीनों ने नासिक में दक्कन बैंक को लूटने का प्लान बनाया और ठीक 2 दिन बाद वो नासिक पहुंचे। वहां के भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित शिवा लॉज में वो रुके। रजिस्टर में उन्होंने अपने आप को शिरडी जाने वाले टूरिस्ट लिखा। दोपहर 2 बजे तक वो इंतजार करते रहे, क्योंकि वे कस्टमर टाइम के बाद बैंक लूटना चाहते थे। डकैती में इस्तेमाल करने के इरादे से उन्होंने शिरडी जाने आने के नाम पर एक जीप किराए पर ली। नाव कह रहे तुझे? पाटिल वाड़ी ले। पर साहब, शिरडी का रास्ता तो। साहब की वाइफ के लिए शॉपिंग करनी है। तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं साहब। बिजली हो रही है, डर लग रहा है,
नहीं, मेरे को लगा एक बार चेक करते हैं ना। हाँ करते हैं ना। ये रस्सी, ये टेप, ये नहीं नहीं बोल तो अभी नहीं, चेक करते हैं यहाँ पर। नहीं 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 नवीन, तेरे को पक्का ना कि डेक्कन बैंक इधर ही पड़ेगा? सब बैंक है को हर बात की चिंता करना जरूरी है। चल रुक रुक रुक, चलो है। अरे ये तो बंद है रे। मंडे टू थर्सडे 9:30 AM to 5 PM, फ्राइडे 9:30 AM to 2 PM, सैटरडे संडे क्लोज्ड। मंडे को आते? अबे मंडे को कस्टमर ज्यादा रहेंगे और इधर ज्यादा दिन रहेंगे तो लोग अपने को पहचानने लगेंगे यार। अरे पब्लिक से पहले चिंता की चिंता कर। बरोबर है। अभी मेरे को होटल में रहना भी टेंशन लग रहा है। तो एक काम कर, पहले वो ड्राइवर को खिसका। अपन रात को मामा के यहाँ रहते, जा तक। तेरे को रहने देगा वो? कुछ करते हैं यार, तू उसको हटाना पहले, जा। ए चिंतामणि, शिरडी जाने का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल, तबीयत खराब। इधर तेरे को कोई प्रॉब्लम? किधर? फिजिक्स के नोट्स नहीं दिए ना तो तू देखना। क्या मतलब? मेन नोट से पढ़ेगा तो ध्यान में थे तुम, तू क्या एग्जाम देखे? कहा रे? You thought that was funny or what? महेश गांधी राजीव का खास दोस्त और क्लासमेट था। पढ़ाई और नोट्स के सिलसिले में वो अक्सर राजीव के घर आता था। एक सेकेंड। हाँ, कौन है रे? नवीन भाऊ तुम ही? हाय राजीव, ये राजीव मेरे मामा का लड़का। आई टोल्ड यू नो माय मामा कालसेकर न्यूमैटिक जनरल मैनेजर। मामा किधर है? आज ही बीमार है ना, आई बाबा उनको देखने हॉस्पिटल गए हैं। आप इस वक्त? अरे हम लोग शिरडी जा रहे थे, गाड़ी बंद पड़ गई। योर फ्रेंड? हाय महेश, मेरा क्लासमेट है। माय फ्रेंड्स। हेलो जिम्मी। ओह हाय। मस्त घर है। सो महेश, अरे चलो अंदर चल के बातें करते। चलो चलो चलो, चलो। महेश 5-10 मिनट बाद चला गया। थोड़ी देर बाद अस्पताल में भर्ती मनोहर की मां को देखकर मनोहर और रेणु का घर लौटे। जब उन्होंने देखा कि नवीन और उसके दोस्त घर में जम गए हैं, तब उन्होंने ये सोचकर तीनों को रुकने की इजाजत दे दी कि बात सिर्फ एक रात की है। वो राजीव कह रहा था कि रोहिणी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है मुंबई में। राजीव, ऊपर से चादरें, गद्दे और तकिए ले आओ इन लोगों के लिए। मुंबई में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूं। आई भी है ना? ना नहीं, मैं उसको बोलूंगा। नवीन, शिरडी जा रहे हो तो अपनी आजी के लिए दुआ करना, और यहाँ हो तो थोड़ा समय निकालकर क्लिनिक भी हो आना। तबीयत के बारे में पूछ लोगे तो तुम्हारी इज्जत घट नहीं जाएगी। तेरी आई को भी कहना, आजी याद कर रही थी, पूछ रही थी उसके बारे में। बोल दूंगा। मामा, वो विस्की चाहिए इन लोग को। ठीक है। दिस इज द लिमिट मनोहर। अब ये लोग यहाँ बैठकर दारू भी पियेंगे? अरे एक रात की बात तो है, रहने दो ना, भूल जाओ। खाना खाने के कुछ ही देर बाद मनोहर और रेणुका अपने बेडरूम में सोने चले गए। राजीव अपने कमरे में देर रात तक पढ़ाई करता रहा।
उधर ग्राउंड फ्लोर पर नवीन, अशोक और जिमी की रात भी मनोहर की विस्की के साथ शुरू हुई। बहुत सॉलिड तनख्वाह है साले की। मिनिमम 50-60। घर में माल बहुत लगता है मेरे को। नवीन, एक बात बोलो, माइंड तो नहीं करेगा? ये माल तो तेरी मामी भी लगती है। रियली बोलता है, ब्लैक एंड व्हाइट में एकदम पीस लगती है। तूने तो पहले भी देखा होगा, हैं? जब तू छोटा था तेरा चेहरा बताता है। मम्मी जेलसी होती तेरे मामा से। पप्पी दे। धीरे, इसका मुंह टपकेगा। नवीन, तू बोल तो तेरी इंसल्ट का बदला अभी लेते हैं। यार वो बैंक का लफड़ा हो गया, वरना इसके पैसे की गर्मी आज ही उतार डालता मैं। वैसे माल तो इधर भी बैंक से कम नहीं लगता है बाप। इसका सगा मामा है। अरे सगा काय का, शाना कौवा है वो। बर्बाद कर डाली मेरी लाइफ। इसी की वजह से मेरी आज समझती है मैं फालतू। तू बोल तो यहीं पे हाथ मारते और उसका पैसा लौटा देते। इसी को लूटना तो काय को लौटाना। इसके वास्ते तो तीनों को खलास करना पड़ेगा ना। तो नवीन भाई काय करता अरे क्या बदतमीजी है। फालतू नहीं बोलने का, बोला ना। आंटी जवान निकलेगी तो तेरे को भी राजीव की माफिक ऊपर पहुंचा देगा ना।
सब निकाल लिए। अब जल्दी से बोल क्या करने का इन दोनों का। रुकना। क्या ढूंढ रहा है? मिल गया। क्या? चेकबुक। चेकबुक मिल गया। ये ले, सही कर। एक पकड़, सही कर इधर। कर। एक और। इस पे देख तो तेरा अंकल कितना नर्वस है। ए मामा जी, इतने पैसे को क्या करोगे अब? हाँ? ऊपर में भी इसके बैंक का ब्रांच है क्या? नवीन, तू और शकिया दोनों जाके बॉडी को संभालो, मैं अब भी आता हूँ। नवीन, कोई प्रूफ गिफ्ट तो नहीं छोड़ रहा अपन? अपन क्या फोटो छोड़ के जाने वाले नाम के साथ? नहीं, मर्डर में पकड़े गए तो फांसी। नवीन, मैंने किया तेरे आंटी को पूरा किया। क्यों बढ़ा रहा है यार तू? तू क्या जिंदा है? लड़ी थोड़ा सा, एक दो हाथ घुमा के दिए, ठीक हो गई। अभी उसी को मारेंगे, क्या फर्क पड़ता है? रेप मर्डर हुआ ना, चल तेरे वास्ते जिंदा रखा उसको। मेरे को? मुझे क्यों पूछ रहा है? मुझे क्यों पूछ रहा है तू? तेरे को करना है जाके करना। अब करवा इसको, करना तू, कर, करना। ज्यादा सोच मत, देख पड़ी है तेरे इंतजार में, मैं और नवीन नीचे हैं, मजे कर। ना मेरा बाप मर गया तो ये लोग आ गए रे बाप बनने को। आई मेरे को बोलती थी इन लोग के जैसा बन, इन लोग के जैसा बन, इन लोग के जैसा। ये लोग आई को बोलते थे नवीन कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं है। किया ना मैंने। ये आंटी भड़काती हुई है, छोड़ना नहीं उसको। नहीं छोड़ूंगा, उसको भी दिखा डालूंगा। पी तू पी। पट्टी खोलू, तेरे को कुछ बोलने का है? बोल, बोलना। रेणुका काले के साथ बलात्कार के बाद तीनों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया।
सुबह तक नवीन, जिमी और अशोक ने पूरा घर साफ कर दिया। कैश, जेवर, कपड़े, कीमती सामान, सब कुछ। उन्होंने भागने के लिए उन्हीं की कार इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जिनकी लाशें वो छोड़े जा रहे थे। जल्दी कर, मनोहर काले के पड़ोसी मिस्टर कपूर सुबह सैर करने निकले हुए थे। उन्हें रास्ते में मनोहर की कार दिखाई दी। तो गाड़ी क्यों रोकी? मारवाएगा क्या? गाड़ी दबा। तो अगर उसे शक हुआ तो अभी जाके घर चेक करेगा यार। आ रहा है। ओ यार काले, सॉरी, मैंने समझा मेरे दोस्त मिस्टर काले की गाड़ी है ये। नहीं, ये मेरी गाड़ी है। ओके बाय। ये नवीन, यार सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल किया तूने। हाँ, लेकिन अभी अपने को गाड़ी छोड़ के बस से जाना पड़ेगा। अच्छा। अबे मामा के चेक भी तो अपने पास। क्या करेंगे इसका अभी? तुम लोग निकलो, मैं कैश करवा के आता हूँ। यार पहले निकलते हैं ना, ये बाद में। बाद में कब? लाश मिलने के बाद में? कितना भरेगा? ईशाने, तुम्हें पे शक तो नहीं कर रहा? ए, भैया मत खराब करा। सबके सामने भरता हूँ, किसी को शक नहीं होगा। कम नहीं, ज्यादा नहीं, बैंक वाले को भी शक नहीं होगा। तुम लोग बोलो कितना और बोलो। 30, 40। तेरी नहीं, मेरी नहीं, 42 रख। 42,000 देख ले। चलो चल, ठीक है। रखा। चल। 42,000 आपका है? चेक आपका है? जी नहीं। पीछे साइन करिए। जी पीछे साइन करिए। पेन। टोकन 29। सर 1 मिनट। 42,000 रुपए की रकम होने के कारण मैनेजर ने बैंक में मनोहर काले के साइन से चेक के साइन को मैच किया। शायद मनोहर काले ने यही चाहा होगा। मिस्टर यादव, मिस्टर अजय यादव, टोकन नंबर 29। प्लीज 1 मिनट। देखिए मिस्टर यादव, 42,000 का अमाउंट है। अकाउंट मिस्टर काले का है, लेकिन सिग्नेचर टैली नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? चेक तो अंकल ने खुद साइन किया था। देखिए, बुरा मत मानिए, वो हमारे पुराने कस्टमर हैं। मैं उन्हें अभी टेलीफोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इस वक्त साइट पे गए हैं, कंस्ट्रक्शन का पेमेंट करना है। मैं खुद करता हूँ ना, वो आ जाएंगे। देखिए, रूल इज रूल। आई एम सॉरी। अरे बट हाउ कैन, नहीं देखिए। मामा की चाल से मात खाकर नवीन को नासिक से तुरंत निकलना ही ठीक लगा। बस स्टैंड के पास कार छोड़कर नवीन मुंबई चल दिया। इस बीच दक्कन बैंक के मैनेजर गुप्ते ने तुरंत ही मनोहर काले के दफ्तर फोन कर उनकी सेक्रेटरी को चेक की इस गड़बड़ी की जानकारी दे दी। 9 अगस्त की शाम तक किसी को 7 अगस्त की रात को घटे कांड की खबर नहीं मिली। महेश गांधी अपने दोस्त राजीव को लगातार फोन करता रहा। घर के दरवाजे पर अखबार और दूध रोजाना आते रहे। चौकीदार ने घंटी बजाकर एक बार चेक किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला और कार भी नहीं दिखी तो उसे लगा कि काले परिवार शायद कहीं बाहर गया हो। इस बीच रोहिणी इस बात से परेशान थी कि घर, दफ्तर ही नहीं अस्पताल में भी किसी के बारे में कोई खबर नहीं थी जहां उसकी दादी भर्ती थी। आखिर 9 अगस्त को वो नासिक पहुंची। तुम कैसे कह सकते हो कि वो बाहर गांव गए हैं? तुमने पहले उनको कब देखा? परसों देखा था मैडम को, कल नहीं देखा, आज नहीं देखा, गाड़ी भी नहीं देखा, तो मुझे लगा कि बाहर गांव गए। अगर कहीं जाने का प्लान होता तो आई मुझे इन्फॉर्म जरूर करती। ओह गॉड, जल्दी जल्दी में मैं चाबी भी नहीं लेके आई।
यशवंत, एक बार चेक कर लेते हैं। आजकल चोरियां भी तो बहुत हो रही हैं। चोरी कैसे मैडम? क्यों नहीं, एक बार चेक नहीं करना चाहिए? जा, गैरेज में सीढ़ी रखी है, वो लेकर आ। My God! आई पापा, आई पापा, इस संगीन कांड की सुर्खियों ने नासिक शहर को हिला दिया। पुलिस तेजी से हरकत में आई और इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर देशमुख ने गुनाहगारों को पकड़ने के लिए पूछताछ शुरू की। उनका एक अहम गवाह राजीव का दोस्त महेश गांधी था। उस रात में राजीव को पढ़ाई मतलब नोट्स देने गया था। वहां तीनों आए थे। राजीव ने बताया कि उनमें से एक उसका कजन है। लेकिन मुझे लगा कि वो मिस्टर काले की एस्टीम कार है। मैंने कार को रोका, लेकिन उन्हें देखा तो लगा शायद गलती हुई है। मैंने उन्हें सॉरी कहा और वो चले गए। अगर आपको ये तीनों व्यक्ति नजर आए तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? सर्टनली, खास करके वो जिससे मेरी बात हुई थी। देखिए, हमें जिन 3 आदमियों पर शक है उनमें से एक का हुलिया कुछ ऐसा है। क्या आप इसे पहचान सकती हैं? नवीन भाऊ, इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये तो मेरी सगी आत्या के बेटे हैं। लेकिन वो कहाँ रहती हैं आपकी आत्या और ये नवीन सावंत? शक की सुई बार बार नवीन सावंत पर टिक रही थी। इसलिए इंस्पेक्टर देशमुख ने रोहिणी काले से नवीन का पता लिया और सादे कपड़ों में पूछताछ करने नवीन के घर दहिसर मुंबई पहुंच गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मैं नवीन का दोस्त हूँ आंटी। एक बहुत जरूरी काम था उससे, इसलिए आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नवीन घर पे है क्या? हाँ, वो छत पर अपने दोस्तों के साथ होगा। छत पर पक्का? हाँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। नवीन सावंत, यू आर अंडर अरेस्ट। पकड़ो इन लोगों। मैंने कुछ नहीं किया। क्या? साहब, साहब, भाई साहब, साहब, मेरी बात सुनो, साहब, जाओ, तलाशी लो अंदर। मैं बताता हूँ, तलाशी हो रही तलाशी। मैं इंस्पेक्टर देशमुख नासिक से आया हूँ। हमें शक है कि आपके भाई मनोहर काले उसके परिवार की हत्या आपके बेटे नवीन सावंत उसके दोस्तों ने मिलकर की है। आप पता है मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं? पता है? साहब, ये मिला साहब, ये नहीं मिला, ये क्या मिला? ठीक है, हमारे साथ चलो, जल्दी चलो साहब, चलो। योर ऑनर, मनोहर काले और उनके भतीजे नवीन सावंत के बीच में पैसे को लेकर अनबन थी और इसी का फायदा उठाकर पुलिस ने यह झूठा केस तैयार किया। अगर हमने मान लिया कि यह केस एक साजिश है, तो एक बैग जिसमें कि रेणुका काले के सारे जेवर वगैरह बरामद हुए तुम्हारे घर से कैसे मिला? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और आपकी मां रत्नाबाई का वो बयान कि 6 अगस्त 1993 को तुम अपने दोनों दोस्तों के साथ नासिक के लिए रवाना हुए थे? आई को गलतफहमी हुई है। हम तीनों मुंबई में ही थे। क्या ये सच नहीं कि 7 अगस्त की शाम को तुम तीनों मनोहर काले के घर में बहाना बना के घुसे थे? मनोहर काले कौन है मेरे को नहीं मालूम, और मैं अपना पूरा लाइफ में कभी नासिक नहीं गया। भाई गॉड। तो क्या यह भी झूठ है कि 8 अगस्त की सुबह तुम मनोहर काले के घर से उनकी मारुति स्टीम लेके निकले थे?
अपन कुछ नहीं जानता साहब। सब कुछ झूठ है साहब। मैं कुछ नहीं जानता साहब। नवीन, जिमी और अशोक को सजा दिलवाने के लिए राजीव काले के दोस्त महेश, मनोहर काले के पड़ोसी मिस्टर कपूर और बैंक मैनेजर गुप्ते की गवाही काफी थी। चोरी का सामान पकड़े जाने और काले परिवार के घर उनके फिंगरप्रिंट्स और सीमन सैंपल मिलने से उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेशंस कोर्ट में केस 1 साल तक चला। अरे अपन क्या किया था अपन? कितनी बार पूछा, कोई प्रूफ गिफ्ट तो नहीं छोड़े रहे अपन? सब कुछ चेक कर ले, पर नहीं मानी ना मेरी बात। अपन तो गधा ना गधा अपन। जो होना है सोएगा। बेटा खराब हो गया था अपन का। रोना बंद कर। फांसी हो जाएंगी। जिमी, अभी तू भी अशोक के माफिक बोलना मत कि ये सब मेरा आइडिया था करके। जो किया अपन तीनों ने किया। मैं नहीं बोला था कि अपन उधर। मैंने तेरे को कुछ कंप्लेंट किया, बोला तेरे को? तुम काय को किया ये सब? काय को? सब तेरे वास्ते किया अपन। बोले तो तेरे को बैंक नहीं लूटने का था। तेरे को शुरू से ही मामा के घर को जाने का था, पर अकेला नहीं कर सकता था तू लिया अपन को साला। यही तो सुनने को रुकेला था मैं कि तुम दोनों में से कौन ये पहला बोलेगा करके। ये बोल डाला। उसने बोला, तूने सुना? चुप कर, चुप। उसने बोला, तूने सुना? चुप कर, चुप। नवीन सावंत, जिमी डिसूजा, अशोक पाटिल, तुम तीनों को मनोहर काले, रेणुका काले और राजीव काले की हत्या के जुर्म में इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत अदालत फांसी की सजा देती है। इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत रेणुका काले पर हमला और बलात्कार करने के जुर्म के लिए अदालत तुम तीनों को 10 साल की सजा। बेटी, मैं तेरे को क्या मुंह दिखा? नहीं आत्या, आपकी कोई गलती नहीं। नवीन को तू ही बचा सकती। बचा ले बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती। सेशंस कोर्ट के फैसले को मुंबई हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर नवीन, जिमी और अशोक की फांसी आजीवन कारावास में कहते हुए तब्दील कर दी कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी है और ये उनका पहला जुर्म है, इसलिए उनके सुधरने की गुंजाइश है। जेल में कैद नवीन सावंत, जिमी डिसूजा और अशोक पाटिल अभी भी अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। होम वीडियो में कैद काले परिवार के सुनहरे पल ही रोहिणी की यादों का वो खजाना है जो याद दिलाता है कि उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था।